जैसे हम चलते टाइम अपनी बाहों को आगे पीछे हिलाते हैं, वैसे ही कुछ डायनासोर हर कदम के साथ अपनी पूंछ को एक से दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हिलाते थे। इस तरह वो अपना बैलेंस बनाए रखते थे और एनर्जी भी बचाते थे। बंदर और गिलहरी भी किसी डाल को पकड़ने के लिए अपनी पूंछ का यूज करते हैं। घड़ियालों की पूंछ बहुत लंबी होती है और उन्हें तेजी से तैरने में मदद करती है। कुत्ते कम्युनिकेट करने के लिए अपनी पूंछ हिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वो खुश होते हैं। जब कोई जानवर मगरमच्छ या कंगारू के पीछे पड़ता है तो वो खुद को बचाने के लिए पूंछ का यूज करते हैं। चिड़ियों, रेप्टाइल्स, मैमल्स और यहाँ तक कि मछलियों की भी पूंछ होती है। मैमल्स के लिए बैलेंस बनाने में बहुत मददगार है, लेकिन इंसान दो पैरों पर चलते हैं और इसी तरह हम अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर हमारे पूंछ होती तो इससे हम धीमे हो जाते और चलने में भी मुश्किल हो जाती है। हमारी पूंछ 500 मिलियन साल पहले विकसित हुई थी। उस समय के हमारे पूर्वज मछली की तरह तैरने के लिए पूंछ का यूज करते थे। प्राइमेट्स को पेड़ों पर चढ़ते टाइम बैलेंस बनाने के लिए पूंछ की जरूरत पड़ती थी, लेकिन करीब 25 मिलियन साल पहले बंदरों से अलग होने के कारण हमारी पूंछ गायब हो गई। जब जानवर 4 पैरों पर चल रहे होते हैं तो उन्हें हर कदम के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन 2 पैरों पर सीधा चलने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ग्रेविटी से भी मदद मिलती है। जब आप एक कदम उठाते हैं तो ग्रेविटी आपको थोड़ा आगे की ओर खींचती है। इस तरह इंसान 25% एनर्जी बचाते हैं, क्योंकि हम 2 पैरों पर चलते हैं। इंसानों को बैलेंस बनाने के लिए पूंछ की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप चल रहे होते हैं तो आपका सिर शरीर के ऊपर होता है, सामने नहीं। पूंछ होने का मतलब एक और अंग होना है जिससे बढ़ने और बनाए रखने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एवोल्यूशन ने ये तय कर दिया कि हम कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी ना खोएं। प्रकृति में जरूरत से थोड़ी भी ज्यादा एनर्जी खोने का मतलब है कि आप जल्द ही खत्म हो सकते हैं। पूंछ के होने में कुछ जीन जिम्मेदार हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि म्यूटेशन ने 20 मिलियन साल पहले जीन्स में बिना किसी क्रम के बदल दिया था, जिसके कारण वे बिना पूंछ के या स्टंप जैसी पूंछ के विकसित करने लगे। बाद में ये म्यूटेशन इंसानों और एप्स में एक नॉर्म बन गया। पहले इंसान बंदरों से बहुत बड़े होते थे और इससे वे पेड़ों पर चढ़ते टाइम आसानी से गिर जाते थे, लेकिन किसी तरह उनका म्यूटेशन उनके लिए फायदेमंद हो गया, क्योंकि वो बढ़ते रहे और इवॉल्व होते रहे और बिना पूंछ के मजबूत और बैलेंस्ड हो गए। 100,000 साल पहले के हमारे पूर्वजों की तुलना में इंसान छोटे, हल्के और छोटी हड्डियों वाले हैं। ये कमी धीरे धीरे आती रही है, लेकिन पिछले कुछ 10,000 सालों में सबसे ज्यादा दिखाई देने लगी है। पर्यावरण, जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डाइट सभी हमारे साइज पर असर डालती हैं। 40,000 साल पहले यूरोपीय लोग औसतन 6 फीट लंबे होते थे। शिकारी और सामान इकट्ठा करने वाले लोग कठोर, चुनौती भरे माहौल में रहते थे। शारीरिक रूप से उनकी लाइफस्टाइल बहुत डिमांडिंग थी, इसीलिए उन्हें सरवाइव करने के लिए बड़े शरीर की जरूरत पड़ती थी। 10,000 साल पहले यूरोपीय इंसान 5 फीट 4 इंच लंबे थे। कई वैज्ञानिकों का सोचना है कि ऐसा क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर को अडेप्ट करने की वजह से है। आज एक यूरोपियन आदमी 5 फीट 9 इंच लंबा होता है। पिछले कुछ 100 सालों में बेहतर हेल्थ केयर और खाने के कारण उनकी लंबाई में इजाफा हुआ है। साथ ही इंसानों के जबड़े और दांत छोटे होते हैं। जब से हमने खाना बनाना शुरू किया है, खाना नरम बनाया जाने लगा है और हमें इसे चबाने के लिए उतने मजबूत दांतों और जबड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा चेहरा और ज्यादा एसिमेट्रिकल होता जाता है। प्यूबर्टी के बाद हमारी हड्डियां नहीं बढ़ती हैं, लेकिन कार्टिलेज तब भी बढ़ते हैं। इसीलिए जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, नाक और कान बढ़ते और बदलते रहते हैं। कुछ चीजें जो आपके चेहरे पर असर डाल सकती हैं, वो दोनों तरफ नहीं होती हैं। अगर आपके चेहरे की राइट साइड की स्किन ढीली पड़ने लगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि लेफ्ट साइड भी ऐसा ही होगा। आप स्पेस में रो नहीं सकते, स्पेस में आपके आंसू बन सकते हैं, लेकिन वो गिर नहीं सकते क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, और वो बह भी नहीं सकते। आपकी आंखों के कोने में जो पानी आएगा वो बुलबुले की तरह तब तक वहीं रहेगा जब तक कि आंसू इतना बड़ा ना हो जाए कि वो आपके चेहरे पर कहीं और चला जाए या आप इसे हटा दें। आप अपने घर में जो धूल देखते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा ओल्ड स्किन पार्टिकल्स होते हैं। हम हर मिनट 30 से 40,000 स्किन सेल्स को खो देते हैं, क्योंकि हमारी स्किन रीजनरेट होती रहती है। पुरानी स्किन वातावरण में 1 अरब टन धूल बनाती है। हमारे ऑर्गन्स में स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमारे शरीर के कुल वजन का करीब 15% हिस्सा बनाता है। हमारे ग्रह पर जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा लिविंग ऑर्गन आपकी स्किन पर हैं। ये 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया वाला एक छोटा इकोसिस्टम है।
अगर आपको आपके दोस्त से ज्यादा मच्छर काटते हैं तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। सांस छोड़ते टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जब हमारा शरीर ज्यादा एक्टिव होता है तो हम इसे और ज्यादा छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए वर्कआउट के दौरान मच्छर अपने आसपास कार्बन डाइऑक्साइड में बदलाव का पता लगा सकते हैं। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि आसपास जरूर कोई होस्ट मौजूद है, इसीलिए वे आपकी ओर बढ़ेंगे। कुछ लोगों की स्किन में एक खास गंध भी होती है जो उन्हें ज्यादा आकर्षित करती है और ये हमारी स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया और जेनेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। मच्छर उन लोगों से बचती है जिनकी स्किन पर कई अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं। अगर आपने काले रंग के कपड़े पहने हैं तो वे आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। इन इंसेक्ट्स के आसपास होने पर आप अपने कानों में जो भनभनाहट की आवाज सुनते हैं वो उनके पंखों के फड़फड़ाने का एक साइड इफेक्ट है। जब आपको कोई मच्छर काटता है तो वो आपकी स्किन पर छेद कर देता है और आपका खून लेने के लिए अपने शरीर के एक विशेष हिस्से का इस्तेमाल करता है। ऐसा करते हुए आपकी स्किन में कुछ सलाइवा इंजेक्ट कर देता है, तब आपका शरीर रिएक्ट करता है और इसका नतीजा होता है वो बुरा सा सेंसेशन और एक बम्प। ह्यूमन ब्रेन हमारे शरीर के कुल वजन का केवल 2% ही होता है, लेकिन ये वो ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा एनर्जी बर्न करता है जब हम आराम करते हैं। मतलब कि हम कोई खास एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक काम कर रहे हैं जैसे सांस लेना, खुद को गर्म करना या खाना पचाना। दिमाग तब भी हमारे शरीर की टोटल एनर्जी का 25% तक इस्तेमाल करता है, यानी हर दिन 350 से 450 कैलोरी। उस एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल्स के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में खर्च हो जाता है। वे इसे सिनेप्सिस नाम के स्ट्रक्चर्स की मदद से करते हैं और ये प्रोसेस दिमाग के सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करने वाले प्रोसेस में से एक है। आप अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताएंगे और इसका एक अच्छा खासा हिस्सा सपने देखने में बीतेगा। जब आप जागेंगे तो आपको उनमें से कोई भी सपना याद ही रहेगा। अगर आपको याद रहता भी है तो भी इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आपके जागने के कुछ मिनट बाद ही वो गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए वैज्ञानिकों के पास एक थ्योरी है। जैसे ही हम सो जाते हैं हमारे दिमाग के कुछ हिस्से ऑफलाइन हो जाते हैं, लेकिन सभी एक समय पर नहीं। दिमाग के अंदर एक हिप्पोकैम्पस स्ट्रक्चर होता है जिसका काम है इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाना। हाँ, ये नई चीज सीखने का इंचार्ज है। हिप्पोकैम्पस हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो सबसे बाद में सोता है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये सबसे बाद में जागता हो। ड्रैगन्स को ट्रेन करना, वो मैथ एग्जाम देना जिसके लिए आपने पढ़ाई ना की हो। आपके पैर हिल नहीं सकते लेकिन आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। आपके लेटेस्ट ड्रीम आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हिप्पोकैम्पस पूरी तरह से जगह नहीं है इसलिए आपका दिमाग उनमें से किसी को भी नहीं रखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि रात में हिप्पोकैम्पस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता। असल में हमारी मौजूदा यादों को स्टोर करने में बिजी होता है, इसीलिए ये सपने जैसी शॉर्ट टर्म यादों पर ध्यान नहीं देता। जब बाहर गर्मी होती है तो हम और ज्यादा थक जाते हैं। जब आप कुछ टाइम धूप में बिताते हैं तो आपकी बॉडी को नॉर्मल और कंसिस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये ब्लड वेसल्स को फैला देता है जिसका मतलब कि आपकी स्किन सरफेस के पास ज्यादा ब्लड फ्लो हो सकता है। वार्म ब्लड ठंडा हो सकता है और स्किन के पास जाते हुए हीट छोड़ सकता है। चूंकि ब्लड फ्लो बढ़ गया है इसलिए जब आप गर्म महसूस कर रहे होते हैं तो आप ज्यादा लाल दिख सकते हैं। आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा जो स्किन के बहुत गर्म होने पर इवेपोरेट होकर स्किन को ठंडा कर देता है। लेकिन इस एक्स्ट्रा काम के लिए आपका मेटाबॉलिक रेट, जो कि नॉर्मल तरीके से काम करने के लिए जरूरी कैलोरी की संख्या और हार्ट रेट दोनों बढ़ जाते हैं। इससे आपको नींद आने लगती है। शीशे के पास जाएं और नाक से सांस छोड़ें। शीशे का सरफेस धुंधला हो जाएगा। वहां भाप के 2 निशान होंगे लेकिन एक दूसरे से बड़ा होगा क्योंकि ज्यादातर हम एक समय में एक नॉस्ट्रल से सांस छोड़ते हैं। असल में हमारी ब्रीदिंग का 75% एक नॉस्ट्रल से होता है जबकि 25% दूसरे से। डोमिनेंट नॉस्ट्रल पूरे दिन औसतन हर 2 घंटे में स्विच करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा दोनों तरफ मॉइस्चर बनाए रखने के लिए होता है जिससे उसमें से कोई भी ज्यादा सूखा ना रहे।